जिंदगी में कुछ फासले कदमों से तय होते हैं और कुछ किरदार से। राजनीति में कदमों और किरदार का तालमेल ही कुछ अलग है। राजनीति चलते रहने का काम है और चलते रहने के लिए कदम और किरदार का तालमेल बेहद ज़रूरी हो जाता है। आज चलते चलते हम जिस शख्सियत के पास पहुंचे हैं वो यूपी की सियासत में पिछले एक दशक से उनके कदम और किरदार दोनों चहलकदमी कर रहे हैं। यूपी की सियासत की हर करवट को समझते हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं यूपी सरकार में स्वतंत्र प्रभार के पिछड़ा कल्याण राज्य मंत्री हैं। पिछड़ा कल्याण राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया जाता है। क्यों मंत्री जी, ये बात सच है? नहीं, क्योंकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हालांकि सारे फैसले लेने का अख्तियार संवैधानिक रूप से होता है, लेकिन कैबिनेट मंत्री का दर्जा अलग है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अलग है, लेकिन अधिकार संपूर्ण है। आपको जिद्दी माना जाता है इस मामले में कि मंत्री जी जो काम चाह लेते हैं कि जनता के हित में ये काम होना चाहिए, उसको करा के ही मानते हैं। सीएम योगी के यहाँ जाते हैं, उस बारे में बात करते हैं और तब तक शांत नहीं बैठते जब तक उस काम को करा नहीं लेते। राजनीति में काम करने का अवसर जिस कार्यकर्ता को मिल जाता है वो बड़े भाग वाला होता है, और काम करने का अवसर मिल जाने के बाद यदि उस काम को सफलता के साथ कर लिया जाए, उस काम को परिणाम के साथ कर लिया जाए, उस काम के साथ परफॉर्मेंस दे दी जाए, तो उस काम की भी इम्पोर्टेंस बढ़ती है और व्यक्ति की भी बढ़ती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, और साथ में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ये दोनों विभाग ऐसे जो संपूर्णतः कल्याण करने का भाव लेकर सरकार ने बने हैं, उस पर काम करने का मौका मिल रहा है। और उस काम में कदम दर कदम जो सफलताओं का सिलसिला चल रहा है और सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी उसको कहीं ना कहीं प्रमाणित करते रहते हैं, उस पर अप्रिसिएशन करते रहते हैं, तो मेरे लिए ये खुशी की बात है, मेरे लिए आनंद की बात है। तो ये जिद और जज्बा जब तक नहीं होता है राजनीति में, समाज सेवा में या किसी भी व्यवसाय में, तब तक उस काम को पूरा किया जाना संभव नहीं होता। कुछ ऐसा काम जिसको कराने के बाद बहुत संतुष्टि हुई हो कि हाँ ये काम एक बड़ा काम था जिसको मैंने करा लिया जनता के हित में? बिल्कुल। 3.5 साल लगभग प्रदेश में मंत्री के रूप में हुए हैं। उससे पहले भी मैं 18 साल देश की संसद में, विधान परिषद में बैठा हूँ। लंबा सेवा का अवसर मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद और खुशी और मन को संतोष कल की तारीख में हुआ, 26 तारीख को, जब हमने उत्तर प्रदेश के ऐसे छात्र छात्राओं को जो 9th 10th 11th 12th जिसमें ओबीसी समाज के बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे, सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे, जब उनको लगभग 4 लाख छात्र छात्राओं को 90 करोड़ की धनराशि से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनको छात्रवृत्ति उनके अकाउंट में पहुंचाई, तो मन को संतोष हुआ, खुशी हुई। और खुशी इस बात को लेकर हुई कि जिस काम को करते करते मार्च आता था, 31 मार्च आता था, वो इस बार पहले किया गया। 31 मार्च को होने वाला काम अगर 26 सितंबर को यानी 6 महीने पहले हो रहा है, तो इससे अच्छा इस काम कोई नहीं हो सकता, और इससे संतोष देने वाला कोई काम और नहीं। और इस मर्म को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। सब्जी बेचकर कहा जाता है आपने पढ़ाई की, वो LLB किया, तो ये जो चेहरे पे खुशी दिख रही है छात्रों को, ये समझ में आ रहा है कि ये संघर्ष का परिणाम है। मुझे याद है जब मैं LLB फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, गाजियाबाद के MMH कॉलेज से पढ़ रहा था, फीस की दिक्कतें, किताब कपड़ों की दिक्कतें उस दौर में रहती थी जब आय के साधन सीमित थे। तो मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, तो मुझे 450 रुपये यानी 450 रुपये स्कॉलरशिप के जिस दिन मिले मुझे बैंक से, मुझे लगा कि इससे बड़ा मेरे जिंदगी में कोई मुझे उपहार नहीं मिल सकता कि मेरी फीस भी चली जाएगी, मेरी किताबों का प्रबंध हो जाएगा।
तो जब मैंने उस दौर में जब पैसे की तंगी होती थी, गरीबी गुर्बत का जमाना था, 450 रुपये पाकर महसूस किया कि मेरी पढ़ाई का एक बड़ा मुझे एक संबल मिल गया है, तो मेरे मन में भाव था कि जिन 4 लाख बच्चों के अकाउंट में कल 3,250 रुपये पहुंचे होंगे, तो शायद उनको भी लगा होगा कि हमारी पढ़ाई भी योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में आसान होने वाली। तो ये मेरा व्यवहारिक पक्ष है, क्योंकि मैं इन दौर से गुजरा हूँ, मैंने इन हालात को देखा है, जिया है। तो जब वैसा जैसा हमें पाके खुशी होती है वैसा हम दे सकें किसी को, तो उससे ज़्यादा खुशी हमें देने में होती है। एकदम सही समय पे सटीक सवाल हुआ ये। अब थोड़ा ज्वलंत मुद्दों की बात कर लेते हैं। यूपी में संभल के बाद अब बरेली में इबादत की जगह को सियासत का अड्डा बना दिया गया। ठीक वैसा ही जो संभल में हुआ था वैसा ही, मुद्दे अलग हो सकते हैं लेकिन मकसद तो एक ही है। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कोई साजिश है? निश्चित, जब से योगी जी प्रदेश की सत्ता में आए हैं, सत्ता का सफलता के साथ संचालन हो रहा है, विकास के नए मानक, कनेक्टिविटी की नई नई सफलताएं, रोजगार का अंबार लगा है, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं की सुरक्षा, यानी जहां हर तरफ कामयाबी के झंडे गड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के, वहां कुछ सियासी लोग, कुछ सामाजिक लोग, कुछ ऐसे लोग जिनको विकास पसंद नहीं है, जिनको योगी पसंद नहीं है, जिनको भाजपा पसंद नहीं है, जिनको यूपी पसंद नहीं है, जिनको सद्भाव समरसता पसंद नहीं है, वो लोग ऐसी कोशिश करते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं कि सरकार पर कोई ना कोई ऐसा लांछन लगे ताकि उन्हें कहने का मौका मिल जाए। तो कल बरेली की घटना भी उसी क्रम का एक हिस्सा है कि कुछ लोग ये जानते हुए भी कि जिस आयोजन को हम कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं, हमने जिला प्रशासन से परमिशन नहीं ली है, हमारे पास लीगल अथॉरिटी इसकी नहीं है, वो जानते हैं कि इसको हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी किया। उसके बाद भी आई लव मोहम्मद के नाम पर हजारों लोगों को इकट्ठा करना, छोटे छोटे मासूम बच्चों को फ्रंट आगे पे करना, करके पुलिस पे अटैक करना, पत्थरबाजी करना, न्यूसेंस क्रिएट करना, ये सब सिनेरियो कुछ लोग कर रहे हैं जिनको उत्तर प्रदेश में अमन चैन पसंद नहीं है, उत्तर प्रदेश में विकास पसंद नहीं है, उत्तर प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब पसंद नहीं है। लेकिन योगी जी ने कल बैठक में भी और अपने संबोधन उद्बोधन में भी क्लियर किया कि ऐसे लोगों से अब सही रूप से इनका दिमाग ठिकाने लाने का वक्त आ गया है, सही समय है। इसलिए ऐसे लोगों को जवाब देना है, कानून के बारे में बताना है कि कानून और संविधान सबसे ऊपर है, आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप अपने हाथों में कानून को तोड़ने का मंसूबा लेकर काम करेंगे तो आपके हाथों को तोड़ने में भी गुरेज। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो कुछ देर पहले सीएम योगी ने बयान दिया है कि वो मौलाना भूल गया था कि यूपी में किसका राज है। ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाली पीढ़ियां भी अब यूपी में दंगा करने से सोचेंगी, दंगा करने से पहले। वैसे तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को इस बात का एहसास है, जानकारी है कि योगी जी ने पिछले 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बना के रखा है। अपराध की दुनिया से यूपी को निकालकर एक बेहतरीन जिंदगी देने की सफल कोशिश की है हमारी सरकार ने। इसलिए जो लोग दुस्साहस कर रहे हैं, जो लोग ये जानते हुए भी कानून को हाथ में ले, जिन लोगों को मालूम है कि योगी सरकार में कानून ना पीछे हटता है ना बिकता है, यदि वो ऐसा दुस्साहस करेंगे तो उन्हें कानून की भाषा में बेहतर जवाब मुख्यमंत्री जी देना जानते हैं। जिन्होंने बरेली की घटना को किया है वो अपनी पुस्तों से कह जाएगा कि योगी की सरकार में दंगा मत करना, कुछ भी करना। आई लव मोहम्मद के जवाब में अब आई लव महादेव चल रहा है, ट्रेंड पोस्टर लगाया जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए,
आई लव महादेव, चूंकि भारत, हिंदुस्तान और सनातन, सनातन दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुरानी संस्कृति है जो हजारों साल से स्थापित है। तो जो संस्कृति हजारों हजार साल से स्थापित, तो 5000 साल पहले भगवान श्री राम का युग लोगों ने देखा, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण का युग देखा, महादेव की धरा को बनारस में लोगों ने सजते हुए देखा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा और अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास और वो सब चीज़ें देखी। तो जिस धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म और संस्कृति मानी जाती है, तो उसकी जय जयकार हमेशा हुई है, उसकी जय जयकार हमेशा हुई है। बिल्कुल। हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग आज भी महादेव के प्रति नतमस्तक होते, मैं भी उनका भक्त हूँ। तो एक ये कई हजार साल से चली आ रही परंपरा, आपको जानकारी है कि सनातन धर्म दुनिया का ऐसा धर्म है जो उद्घोष करता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। क्या कभी इस्लाम ने ये बोला है? क्या कभी ईसाइयत ने ये बोला है? क्या कभी और मजहब ने कभी उसको अपने उसी मुंह से बेसिक बोला है? अंतर, हाँ उसी बेसिक तो अंतर की बात। यदि आई लव महादेव कहा जाए तो ये भारत की पुरानी परंपरा संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है, और आई लव मोहम्मद कहा जाए तो मतलब कुछ लोग हैं जो अराजकता फैलाना चाहे, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको जवाब दिया जाएगा। बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं और राहुल गांधी भी पूरी एकदम शिद्दत के साथ बिहार चुनाव में लगे हुए हैं। क्या लगता है, कुछ अंतर डाल पाएंगे? अब राहुल गांधी जी जहां भी शिद्दत से लगते हैं, खूब उफान आता है। जब चुनाव नजदीक आता है तो उनका उफान ठंडा हो जाता है। जब चुनाव पीक पे होता है तो अपने घर लौटते हुए दिखाई देते हैं। जब चुनाव का परिणाम आता है तो राहुल गांधी जी चुनाव हार चुके होते हैं। आरोपों में कितना दम है? उनके वोट चोरी को लेकर आरोप लगा रहे हैं, SIR पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का, तेजस्वी जी का, अखिलेश यादव जी का SIR के मुद्दे पर बिहार में वोट चोरी का आरोप एक सर्टिफिकेट है एनडीए को, एक उद्घोषणा है, राजनीतिक उद्घोषणा है इस बात के लिए कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है। ये इस बात का उद्घोष है। चूंकि महाराष्ट्र में भी उन्होंने आरोप लगाए थे, दिल्ली में भी आरोप लगाए थे। जहां जहां चुनाव हारते हैं वहां पे वो आरोप लगाते हैं, जहां जीतते हैं तो वहां पे आरोप कभी लगाने का बोलते हैं। मतलब कि धरातल पे उन्होंने देख लिया है कि आने वाले चुनाव में भी वो चुनावी बयार में सत्ता से दूर रहेंगे। तो सत्ता में जब नहीं आएंगे तब हमें लोगों को क्या जवाब देना है? तब उनका क्या रुख होगा? तो वो पहले से भूमिका बना रहे, हार का, ठीकरा, SIR के माध्यम से आयोग पे फोड़ने का, भाजपा को कोसने का, मोदी को गाली देने का। इससे ज्यादा और कोई मकसद न राहुल जी का है, न अखिलेश जी का है, न तेजस्वी जी का। बिहार के सीमांचल की बात कर लेते हैं। एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे 20 से 25 सीटों पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं 4 जिलों में। वहां पे अब जोर आजमाइश काफ़ी चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पे कूद पड़े हैं। क्या लगता है एनडीए को कितना फर्क पड़ेगा ओवैसी के वहां जाने से इन सभी सीटों पर? देखिए साहब, एनडीए कितने भारी भरकम बहुमत से सरकार बनाएगा या कुछ सीटें कम ज़्यादा होंगी, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जिस देश में डेमोक्रेसी हो, जिस देश में संविधान के आधार पर सरकारें का संचालन होता हो, देश की जनता जिसको मानती हो, उस देश में कोई सियासी आदमी केवल तुष्टीकरण के लिए राजनीति करेगा, केवल एक धर्म की बात करेगा,
एक धर्म के लोगों को ही मौका देगा, एक धर्म विशेष बाहुल क्षेत्र में ही चुनाव लड़ेगा। ये करके वो 5 सीटें निकाल ले गए थे पिछली बार। क्या फर्क पड़ता है साहब, 5 सीटें निकालकर यदि वो बिहार की फिजा को खराब कर रहे हैं, 5 सीटें निकाल के वो अगर बिहार में हिंदू मुसलमानों के बीच में दीवार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, 5 सीटें जीतकर वो सामाजिक सद्भाव को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये सीटें जीत कर भी ये हार है उनके कदम की, उनकी राजनीति की। बिहार में आपको पिछली बार जहाँ तक मुझे याद है प्रभारी बनाकर भेजा गया था पिछड़ा मोर्चा का। बिहार की सियासत में आपकी नज़र काफ़ी पैनी रहती है, इस बार एनडीए को कहाँ देख रहे हैं, किस तरीके का नतीजा रहेगा? देखिए, बिहार प्रदेश में काफ़ी कुछ जाने का, काम करने का मौका मिला है मुझे पिछले चुनावों में भी, और इस बार की परिस्थितियां तो बहुत अनुकूल है बिहार में, क्योंकि अब जो चुनाव हो रहा है इसमें 11 साल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के हो गए, जिन 11 सालों में प्रधानमंत्री जी ने भारत की छवि को देश के अंदर के साथ साथ दुनिया के नक्शे पर बहुत मजबूती के साथ रोपने का काम किया। बिहार की जनता इस बात को जानती है कि जिस बड़ी सरकार का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिन्होंने भारत के नक्शे को दुनिया के नक्शे पे भर के एक गौरव का अनुभूति कराई है, यदि उस नेता के नेतृत्व में बिहार का चुनाव होता है तो बिहार के लोग उत्साहित हैं, प्रसन्न हैं और इस बात के लिए आतुर हैं कि जल्दी से जल्दी मतदान का मौका और हम फिर से सत्ता में एनडीए की सरकार मैंने सवाल ये इसलिए किया कि अभी तक बिहार में अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है। बीते 11 सालों की आपने बात की, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं कोई कमी तो रह जा रही है। जिन जिन कमियों को पार्टी ने, सरकार ने महसूस किया इस अंतराल में, उन कमियों को दूर करने की कोशिश हुई है, उन कमियों से प्रदेश को निकालने का प्रयास हुआ है। एम्प्लॉयमेंट में बिहार आगे बढ़ा है, डेवलपमेंट में बिहार आगे बढ़ा है, महिलाएं सशक्त हुई हैं, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को अपने अधिकारों को व्यापकता से पाने का मौका मिला है। सबका साथ, सबके विकास की अवधारणा को धरातल पे लोगों ने फलते फूलते हुए देखा है। तो ये जो 11 साल का प्रधानमंत्री जी का विकास का जो मॉडल है और बिहार में मिलता हुआ उसका लाभ है, उसी का परिणाम है। जब प्रधानमंत्री जी बिहार में जाते हैं तो बिहार की जनता आज प्रधानमंत्री जी के नाम पर, भाजपा एनडीए घटक दलों के नाम पर इकट्ठा होकर एक ही सुर में ही तय करती है कि हमें बिहार में चाहिए तो केवल एनडीए की सरकार। बिहार में बीजेपी की बात करते तो एक आरोप भी लगता है, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि बिहार में अब बीजेपी का कोई बड़ा लीडर नहीं बचा। सुशील मोदी थे, उनके जाने के बाद जो भी लोग बिहार में बड़े चेहरे वो माइग्रेटेड हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, लेकिन वो केंद्र की सियासत करते हैं। ये आरोप लगते रहते हैं। लोग आरोप तो पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, लगाते रहेंगे, लेकिन देश और दुनिया को इस बात का मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की भरमार है। भारतीय जनता पार्टी में बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी उतना परिपक्व है, उतना समर्थ है, उतना बलवान है कि जिसके हाथ में कमल थमा देंगे वो कार्यकर्ता उस कमल का गौरव बढ़ा देगा। इसलिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कोई कमी नहीं, लंबी फौज है, लंबी लाइन है। बिल्कुल। और जिस पार्टी को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बनने का सौभाग्य मिला हो, जिस पार्टी की सरकार को देश में लगातार तीसरी बार देश की सत्ता बनाने का मौका मिला हो, जिस पार्टी को बिहार में लगातार लंबे समय तक सरकार बनाने का मौका मिला हो, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बिहार की जनता भरोसा करती है, बिहार के लोग भरोसा करते हैं। इसलिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की लंबी फौज है। पार्टी जिसके सर पे सिर बांधेगी वही फतेह कर देगी। चूंकि आप नेता होने के साथ पेशे से वकील भी हैं, तो एक सवाल तो आपसे बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर एक डिसीजन दिया, स्टे लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन 3 प्रावधानों पर रोक लगा दी। अब उसको विपक्ष अपनी जीत मान रहा है। एक वकील होने के नाते आप इसको किस तरीके से देखते हैं, जरा समझाएंगे?
देखिए, एक तो विपक्ष की जो मनोदशा है, जो उनका परसेप्शन है, वो ऐसा बदला है कि लोकतंत्र में दुनिया में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। जीतता एनडीए है, हारता इंडी गठबंधन है, वो हार को अपनी जीत बताता है और एनडीए गठबंधन जीत को जनता का आशीर्वाद। ऐसा ही वक्फ सुधार संशोधन अधिनियम पर विपक्ष की भूमिका है कि कुछ इश्यूज पर सर्वोच्च न्यायालय ने यदि रिव्यू करने के लिए कोई निर्देश दे दिया है या उस पर कोई और नई चीजों को ऐड करने के लिए दे दिया है, उसको अपनी जीत उसको अपनी जीत मान रहे हैं। सच ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ सुधार संशोधन अधिनियम को प्रमाणित कर दिया है कि ये अधिनियम गलत नहीं है। कुछ ये प्रावधान है जिसमें सुधार की जरूरत है। जरूरत है, एक्सेप्ट किया गया। बड़ी बात यह है ना कि जो मोदी सरकार में बना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज नहीं किया है, उस पर स्टे नहीं किया है, उसको गलत नहीं बताया, मीन्स सही है। उसमें संशोधन की गुंजाइश तो हमेशा भारतीय संविधान में अमेंडमेंट हुए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी नियम बनते हैं देश में, उन सब में वो रिव्यू किया जाता है समय समय पे, उनमें संशोधन होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का संशोधन कराने का निर्देश हमारे लिए एक सुझाव है, एक सीख है। लेकिन खुशी की बात यह है कि वक्फ सुधार अधिनियम सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रमाणित किया कि ये गलत नहीं है। सियासत में नैरेटिव कितना मायने रखता है? लोकसभा चुनाव में संविधान को मुद्दा बनाया गया, अब वोट चोरी को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो इससे क्या असर पड़ता है? क्योंकि जनता के मुद्दे तो इसमें पीछे छूट जाते हैं। आप जनता को कैसे समझाएंगे कि विपक्ष ये झूठा नैरेटिव गढ़ रहा है? देखिए, नैरेटिव एक काल्पनिक उद्घोष है, एक तात्कालिक लाभकारी क्षण हो सकते हैं, लेकिन वो पानी के बुलबुले की तरह ही होते हैं, बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। लेकिन उसका असर तो फिर चुनाव पे पड़ जाता है ना। देश की जनता बहुत संजीदा है, बहुत संवेदनशील है। कुछ चीज़ें तात्कालिक रूप से लोग चाहे ना चाहे अनजाने में स्वीकार लेते हैं, लेकिन जब सत्य उनके सामने लाया जाता है तो वो मानते हैं कि हाँ, हमें जो कदम उठाया नहीं उठाना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो एनडीए गठबंधन के लोगों ने संविधान बचाओ या आरक्षण बचाओ, ये कौन सी पार्टी के लोग कह रहे हैं इस बात को? संविधान लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग, सपा के लोग, आरजेडी के लोग, ममता दीदी। देश को जब ये पता हम लोगों ने बताया, हमारी पार्टी ने समझाया कि जो लोग अपने हाथ में संविधान लेकर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगा के संविधान को रौंद दिया था, लोकतंत्र को बिस्मार कर दिया था। जिस पार्टी ने, जिन नेताओं ने, जिन हाथों ने संविधान को अपने हाथों से रौंदा हो, लोकतंत्र को बिस्मार किया हो, उनके हाथों में संविधान किताब अच्छी नहीं लगती। समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही, संविधान का मखौल उड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया, लोकतंत्र को कमजोर करने के अलावा। अरे भाई, आप समाजवाद की बात करेंगे, फिर आप पीडीए पे आ जाएंगे, करें कुछ भी, राजनीति परिवार की परिधि में हो, मतलब क्या है इसका? इस समाजवाद का, पीडीए का, समाजवादी पार्टी बताए ना कि यदि समाजवाद, वो राम मनोहर लोहिया वाला समाजवाद आप लेकर काम कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी नेताजी के परिवार में क्यों है? जीवन की बात कर लेते हैं, सियासी करियर से जुड़ी। बसपा में आप 2 बार एमएलसी रहे, राज्यसभा सांसद भी बने, साथ कैसे छूटा? देखिए, अब बहुजन समाज पार्टी से साथ कैसे छूटा, उसका जवाब अब पूरे देश ने अपने आप ही दे दिया है। जो पार्टी 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में रही हो, उस पार्टी का यूपी में एक भी एमपी नहीं है, एक भी राज्यसभा एमपी नहीं है, एक भी एमएलसी नहीं है। कोई किसी प्रदेश में कोई सरकार नहीं है, किसी प्रदेश में अपोजिशन में नहीं है, किसी प्रदेश में जमानतें नहीं बच रही हैं। जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 30-31% वोट मिलता रहा हो, वो पार्टी 7-8% पे आ गई। मतलब
कि जब कोई दल अपने एजेंडे से, अपने विचार से, अपनी आइडियोलॉजी से, अपने आदर्शों से, आदर्श पुरुषों से दूर होती है तो जनता उससे दूर हो जाती है। एक आखिरी सवाल है, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से माहौल बनने लगा है। अखिलेश यादव मैदान में तो नहीं, लेकिन मीडिया के जरिए बस बीजेपी पे लगातार हमलावर है। आपको क्या लगता है कि ये आक्रामकता चुनाव में भी काम आएगी या सिर्फ ये मीडिया में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? अखिलेश यादव जी की राजनीति अब तो ट्विटर बेस है, मीडिया बेस है, एसी बेस है। और अब प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी लंबी लाइन खींच दी है कि उस लाइन पर जाना किसी पार्टी, किसी नेता के लिए चने चबाने से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का नेता कार्यकर्ता बन के काम करता है, 24 घंटे काम करता है, जनता के बीच रहता है। अखिलेश यादव जी केवल ट्विटर पे, मीडिया में या चुनाव के समय निकलते हैं। 2024 वाला माहौल हमेशा नहीं होगा जी। अखिलेश यादव जी शायद इस गलतफहमी में, अच्छा है रहे गलतफहमी में, उनको लगता है हमने 2024 में जो है 37 सीट जीतकर अपनी जो नीतियाँ थी उस पर कामयाबी हासिल कर ली, हमने उसको रिपेयर कर लिया है, हमने अपनी कमियों को दूर कर लिया है। लेकिन अखिलेश यादव जी अपनी कमियों को बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए अब उनका ट्विटर, मीडिया प्रेम, ये सब चीज़ें जो है ना 2027 में काम नहीं आएंगी। योगी जी ने 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश की विशाल दशा को बदल के जनता को कानून का, संविधान का राज दिया। इसलिए आएंगे तो योगी ही। चलते चलते एक रैपिड फायर कर लेते हैं। मैं कुछ नाम लूंगा, उनके बारे में जो भी नाम सुनते ही आपके मन में एक शब्द आएगा वो बताना है। पहला नाम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी नेता। अखिलेश यादव। मुझे वे बल्ब। मायावती। समय गुजर गया। नरेंद्र मोदी जी। दुनिया की शक्ति। एक और नाम है नीतीश कुमार। अच्छे नेता। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।